बाबू सोना इस प्रश्न को याद कर लो ना। हेलो दोस्तों, आज हम आपको जो वीडियो में प्रश्न बताने वाले हैं हिंदी के, वो सभी प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो बाबू सोना इस प्रश्न को एकदम एक एक करके याद कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एग्जाम में अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, और जितना भी टाइम आपके पास से बचा हुआ है उतना टाइम आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए और सभी विषय को एक साथ लेकर चलिए, क्योंकि सभी विषय में आपको 100 नंबर लाना है। केवल एक ही विषय पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे बाबू सोना। ठीक है, तो चलिए हम आपका बिना टाइम बर्बाद किए आज हम हिंदी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपको काम आएगा एग्जामिनेशन हमने। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, हद से ज़्यादा। देखिए मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से भी पता होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। हम आपको कई सारे मतलब कि वीडियो में भी बताए हैं, तो आप लोगों को पता होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, वो भी कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो वो हुई थी दिल्ली में 1956 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1956 ईस्वी में, लेकिन इनका जन्म हुआ था तो मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो आपको पता होगा विष के दांत जिसमें मदन कासू के 2 दांत तोड़ डालते हैं, वही आपका चैप्टर है। ठीक है, जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। विष के दांत की कहानी के रचयिता यही है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी। आंसर क्या होगा, ये आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिए जी 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो जी मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन आप अपने मन में सोचिएगा ना, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर एक बार ऑप्शन को पढ़िए, आपका आंसर मिल जाएगा 3 नंबर का। देखिए मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर ग्रामीण भारत में। तो याद रखना इसका आंसर होगा सिर्मर ग्रामीण भारत में। आप लोग अपने मन में सोचिएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ यार यही आंसर सही होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, ग्रामीण भारत में। ठीक है, ग्रामीण का मतलब हुआ पूरे भारत के ग्रामीण में ही आपके सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नहीं, बाकी शहरों को छोड़ देंगे क्या, नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इस एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है एग्जाम में, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय और उपसर्ग। निश्चित ही आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय से, यह निश्चित है, एकदम कन्फर्म है। तो पराजय, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा आप लोग देखिए एक होता है परा प्लस जय। तो देखिए जब किसी शब्द के पहले, जैसे जय शब्द के पहले एक शब्द जुड़ा है और दोनों आपस में जब मेल किया है ना, तो एक नया शब्द का मतलब निर्माण कर दिया पराजय। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा, परा उपसर्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं परा उपसर्ग, आप खुद देख लीजिए। परा उपसर्ग हुआ जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ ही बदल दे, उसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, और प्रत्यय किसको बोलेंगे, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ ही बदल दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। तो प्रत्यय कई सारे प्रकार के होते हैं, उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन उपसर्ग हल्का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है जी, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह कथन किस विद्वान का है। बहुत ही अच्छा कथन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने कहा था। आप लोग सोच रहे होंगे मैक्स मूलर, स्वामी विवेकानंद, हर्षवर्धन प्रसाद द्विवेदी, नहीं, इसका आंसर होगा कालिदास। ठीक है, 5 का आंसर होगा कालिदास ने ही क्या कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब, मतलब कि सब नए खराब नहीं होते। मतलब कि समझ सकते हो कि मतलब कि जैसे कि नहीं बोलते हो कोई लड़का है जो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और पता नहीं आगे चलकर वो लड़का क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, उसी पर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में राम ने पुस्तक खरीदा, तो राम ने पुस्तक खरीदा ये तो गलत हो जाएगा, खरीदा, दा लगा दिए।
और दूसरा ऑप्शन है राम पुस्तक खरीदा, ये भी गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी या फिर इनमें सभी। और ये वाला वर्ड देखिए तो सी नंबर वाला 6 का सी नंबर, राम ने पुस्तक खरीदी। ये कितना अच्छा है, एक रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि राम तो भगवान है, तो हम क्या बोलेंगे, राम ने पुस्तक खरीदी। तो ये तो वर्ड आपका एकदम करेक्ट मिल रहा है, मेल खा रहा है, यानी कि अच्छा है, क्योंकि हम उसको रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, उनके मतलब कि रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, कोई मतलब कि जबान मतलब कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, आप ही देख लीजिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि देखिए, आप लोग क्वेश्चन टेंशन मत लीजिए याद करने का, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप अच्छे से सोचिए, दिमाग में आप मेरी बातों को सुनिए और उसके बाद से आप क्वेश्चन को देखिए, आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 7 का आंसर होगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूले, तो आप लोग गुणाकर मूले का नाम कभी मत भूलिएगा, आंसर एकदम 100% सही याद रखिएगा, गुणाकर मूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम। देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या होता है, देखिए बहादुर का पूरा नाम होता है दिल बहादुर। जैसे कि आप ही हैं तो आपका भी 2 नाम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 2 नाम नहीं होगा। कितने से स्टूडेंट हैं जिनका 2 नाम है, 2 नाम वाले, यानी कि दो या 2 से अधिक नाम वाले कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो में कि सर मेरा 2 से अधिक नाम है या फिर 2 नाम है, और कौन कौन सा नाम है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि बहादुर का पूरा नाम बताइए। देखिए बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा नाम है रंजन, आप लोग रंजन सर बोलते हो ना, तो मेरा नाम है रंजन, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे को मुन्ना कहकर बुलाते हैं। अब बताइए कि मेरा 2 नाम हुआ कि नहीं, मेरा असली नाम है रंजन और मेरे घर वाले ने मेरे को मुन्ना कह के बुलाते हैं, तो मुन्ना तो एक प्यारा सा नाम हो गया, वो हर किसी को मुन्ना के नाम से घर वाले प्यार से बुला सकते हैं, मुन्नू, ठीक है। मुन्ना बहुत ही अच्छा नाम है। बट आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का भी नाम है 2-3, तो कमेंट करके बता दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है परिणामवाचक विशेषण क्या है। परिणामवाचक, अब परिणामवाचक से आपके मन में आ रहा होगा परिणामवाचक यानी कि कुछ नापा तौला जाने वाली बात कह रहा है, तो यानी कि इसका आंसर को थोड़ा सा, ठीक है। देखिए नया, 5 और सुंदर, तो 5 तो आपका संख्या में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं थोड़ा सा देखिए एक परिणामवाचक है। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ा घी दीजिए, थोड़ा सा घी, तो घी लेंगे तो नाप तौल कर लेंगे, या फिर पानी भी लेंगे तो नाप तौल कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसा, या फिर सब्जी भी लेंगे तो थोड़ा सा सब्जी ले लीजिए, तो यानी कि नाप तौल के थोड़ा सा लीजिएगा ना, तो वही नापी तौली जाने वाली बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। देखिए परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, याद रखना, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन आप अपने जुबान से कभी मत भूलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ ना मेरे बाबू सोना, आप इस 10 नंबर क्वेश्चन को कभी मत भूलिएगा। क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है, तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसे ही हम लोग मतलब उन लोगों के लिए ही परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनयो किस नदी पर स्थित है। अभिनयो किस नदी पर स्थित है, तो अभिनयो रोन नदी पर स्थित है। 11 का आंसर होगा ए नंबर, रोन नदी पर स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का आंसर होगा इसका सी नंबर, मध्यम वर्ग का आंसर याद रखिएगा, सी नंबर मध्यम वर्ग का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, या फिर संतूर वादक के रूप में। तो आपको पता ही है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म सन 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, और वो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल गया था, ठीक है। और साथ पंडित बिरजू महाराज की जो ख्याति थी वो ख्याति आपकी क्या थी, नर्तक के रूप में थी। वेरी गुड, आंसर क्या होगा ए नंबर, नर्तक के रूप में थी, वेरी गुड। अब देखिए आपका कितना 14 नंबर क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। भाववाचक संज्ञा का आपको उदाहरण देखना है। देखिए संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया,
कलेक्टिव नाउन हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो बताना है कि आपको भाववाचक संज्ञा कौन है। इसमें से भाववाचक संज्ञा को आपको चूज करना। देखिए सर्दी, सर्दी ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। बाकी घड़ी, वाहन, लकड़ी ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आंसर क्या होगा? भाव। देखिए सर्दी क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सर्दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हृदय की शिक्षा। सभी विद्यार्थी याद रखना, हृदय की शिक्षा आंसर ए नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। जबकि 16 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। सबको पता है ना, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर में हुआ था ना। और कब? 1969 या फिर 1869। देखिए कभी एक वीडियो में हम बोले थे कि महात्मा जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 या फिर 1869 में हुआ था। तो बहुत लड़के कमेंट कर दिए थे सर 1969 नहीं 1869, 1869 नहीं 1969, ऐसे मतलब कि कमेंट आ रहा था। तो मैंने तो आप लोग से ऑलरेडी पूछा था कि बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं ना, 1869 की जगह 1969 मार देंगे और 1969 की जगह 1869 मार देंगे, इसलिए मैं बोला था। बट उन लोगों को लगा कि सर गलती बता दिए। चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है राजगिरी कौन समास है। देखिए समास भी आपके 6-7 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में समास 6 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन एक लास्ट में नए समास आता है तो उसको हम समास के अंतर्गत नहीं लाते हैं, बट पढ़ लेते हैं कि एक नए समास भी होता है। तो नए समास बहुत ही आसान है, जिस शब्द के पहले अगर अ लग जाए उसे हम लोग नए समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजगिरी कौन समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु या फिर बहुब्री। तो द्वंद्व पहचानने का तो ट्रिक मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया था, जैसे कि माता और पिता। तो माता पिता आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि बीच में ऐसे आपका ये वाला माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो समझ लीजिए जहाँ भी माइनस वाला आपको देखिए चिन्ह तो समझ लें माइनस नहीं है, मतलब कि समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लें द्वंद्व समास है। और नए समास के अंत में पहले अ आ जाएगा तो नए समास होगा। बाकी तत्पुरुष, द्विगु और बहुब्री। बहुत लोगों का कहना है सर कैसे पहचानेंगे कौन कौन समास है। तो मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजगिरी में ठीक है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखना राजगिरी में तत्पुरुष समास से वीडियो जरूर बनाएंगे आपको कि समास को कैसे पहचानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम आपको चूज करना है। आपको पता है सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। तो देखिए हाँ चलिए 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मैं एक क्या है, एक सर्वनाम है। मैं क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। सभी विद्यार्थी याद रखना गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। आंसर होगा बी नंबर, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक जी। आंसर होगा बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। ब्रजभूमि चली गए थे। कहाँ चले गए थे, ब्रजभूमि। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा। मैं आपको ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में टैग करके बताया था कि इसका शुद्ध शब्द बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में मिलेगा प्रकृति। यही आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ पर लिख देता हूँ प्रकृति। अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आता है एक नए क्वेश्चन शुद्ध और अशुद्ध से। ये तो मतलब कि पहचाने को शब्द आता है, लेकिन सेंटेंस भी तो आता है ना, यानी कि शुद्ध से 3-4 तो क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, याद रखना प्रकृति ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हैं, मेरे समझाने के बावजूद भी क्वेश्चन गलती कर रहे हैं। एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि बताइए कि 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन में दिया था -1 दिया था, 1 दिया था, 9 दिया था और -9 दिया था। तो सभी विद्यार्थी केवल 1 पर ही टिक लगाए थे, 1 पर। बहुत लोग 9 पर। तो मैं उन सभी छात्रों को बता दूं कि जिस छात्रों को इसका आंसर पता था वो कमेंट करके बताए थे सर -9 होगा, और माइनस कैसे 9 होगा वो भी प्रूव करके बताए थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखिए कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो मतलब कि अभी भी मतलब कि पढ़ाई के क्षेत्र में
सीरियसली नहीं ले रहे हैं और जो पढ़ाई के क्षेत्र में सीरियसली ले लिए हैं वो बच्चा सॉल्व करके बता रहा है क्वेश्चन। यानी कि जो बंदा मेहनत करेगा किस्मत तो उसका साथ देगी ही, ये तो आपको पता ही है। कल मैंने बताया था ना कि वक्त ख़राब नहीं होता है, आपका हालात ख़राब होता है। तो देखिए आपका हालात ख़राब है, आप जिस हालात में आप हैं उस हालात से आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिएगा तो आपको सफलता का रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे को पता है कि आपका इस समय कुसंगति बहुत कुछ ज़्यादा ही है, तो आप उस कुसंगति से बाहर निकलिए और आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा मेहनत करिए। और मेहनत कर लीजिएगा ना तो वही कुसंगति आपको मतलब कि सलाम ठोकेगा, इस बात को गौर करिएगा। लेकिन अगर आप उसी कुसंगति में रहते हैं, रिजल्ट ख़राब होगा तो सारा का सारा दोस्त आपको छोड़ देगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ज़्यादा गौर करिएगा। चलिए मेरे तो काम तो बताना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट आप लोग क्या नज़रअंदाज करोगे या फिर फॉलो करोगे जानते हो। 22 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। देखिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछते हैं उपसर्ग, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि श्रम है तो श्रम भी एक शब्द है और उसके पहले अगर हम परि को जोड़ दें तो आपका परिश्रम बनेगा। क्या बनेगा? परिश्रम बन जाएगा। तो बताइए, तो पहले एक ही वर्ड शब्द था श्रम और श्रम के पहले एक परि जोड़ दिए तो परिश्रम बन गया। तो नया शब्द का निर्माण हो गया कि नहीं? तो वही पूछ रहे हैं कि क्या उपसर्ग है, उपसर्ग में हम क्या नया शब्द डाले हैं, तो हम लोग परि उपसर्ग नया शब्द डाले हैं। तो नया शब्द आपका हो गया परि, तो परि तो आपको ऑप्शन नंबर ए में है, तो कोई दिक्कत है? अगर आप उपसर्ग आज के मतलब कि पढ़े भी नहीं हो थोड़ा भी और उपसर्ग के बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है तो यहाँ से आप एकदम 1 सेकंड में समझ सकते हो कि उपसर्ग आखिर में कहते किसको है। अब तो समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब कि आपके हाथ में हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले इसका आंसर देख लेते हैं फिर इसको बताएंगे, ठीक है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पास पैसा ना होना। अगर आपके पास पैसा ना होना तो समझ लीजिए कि आपका हाथ खाली है। नहीं, बहुत ऐसे देहात में लोग बोलते हैं, देहाती मतलब कि जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरा हाथ पूरा खाली हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा हाथ खाली है। आजकल मेरा हाथ खाली चल रहा है, ज़्यादातर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, आजकल मेरा हाथ खाली है यार, क्या करें, कोई जॉब दिलवा दो, कोई काम दिलवा दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो समझ लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, उसका यही अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ को समझो। अगर किसी भी देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ मतलब कि कठिन नहीं है, सबका सब सरल है, लेकिन करने का मन होना चाहिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग है तो अव होगा। अब इसमें भी एक उपसर्ग आ गया, तो बताइए, तो अगर हम काश में अगर पहले अगर अव जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? अवकाश बन जाएगा। क्या बनेगा? अवकाश, ठीक है। बनेगा कि नहीं अवकाश? देख लीजिए आप खुद। तो अवकाश जब बन ही गया, ठीक है, तो क्या होगा? अव आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो क्या गलती है? नहीं, गलती नहीं है। वही तरीका है जो मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन में बताया, वही तरीका यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 25 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है वो आपके जापान देश में है, आपके नहीं बल्कि जापान देश में। हमारा तो देश भारत है, तो जापान देश में है। आपको पता है ना, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था और उस परमाणु बम का प्रभाव अभी भी वहाँ के लोगों को पड़ता है, जिसके चलते वहाँ के लोग वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो मतलब गूंगे, बहरे, लंगड़े इत्यादि सब पैदा होते हैं। यानी कि बताइए कि कितना मतलब कि साल पहले वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है और सब देश के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम है। अगर 1-2 परमाणु बम इधर उधर गिर गया तो समझ लीजिए कितना खतरनाक होगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम पर बुक कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम पर बुक कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा धर्मवीर भारती। आंसर होगा धर्मवीर भारती, ठीक है। जो लोग मतलब कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि है? कुंवर नारायण कवि है तो 27 का आंसर ग्राम संवेदना, ठीक है। आंसर होगा ग्राम संवेदना। कुंवर नारायण एक कवि है तो ग्राम संवेदना। आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे, एक और क्वेश्चन समाज से पूछ दिया, ठीक है, जो आपको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ नहीं करने का, मैं एक वीडियो देने का, उसमें आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। सेनापति में कौन समास है, बताइए तो सेनापति में कौन समास है। बहुत लोग लड़के को पता होगा, ठीक है। सेनापति में भी तत्पुरुष समास ही है। सेनापति में भी क्या, राजगिरी सेनापति में सब क्या तत्पुरुष समास ही होता है। 28 का भी आंसर क्या होगा, बी नंबर ही होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप है। अब मित्र का मित्र पर आ गया, तो जिसके भी मित्र होंगे सब लोग वीडियो को लाइक करना यार, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, यानी कि मित्र का भाववाचक आपको बनाना है। तो क्या मित्रता हो सकता है, हाँ बिल्कुल, क्या नहीं हो सकता है, मित्र का मित्रता ही हो सकता है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, यही होगा, डरो मत। अगला क्वेश्चन है, डरो मत, जो आपको आंसर पता है और श्योर पता है तो आप उसका आंसर श्योर दीजिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता कवि का क्या नाम है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए होगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृहित है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वदेशी। क्या होगा, स्वदेशी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो याद रखना, रसखान जी सभया छंद में, रसखान सभया छंद में सिद्ध थे, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 32 का, ठीक है। सभी विद्यार्थी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में, बाजार में, रास्ते में, फिर रंगपा के खेत में। नहीं, रंगपा के खेत में नहीं होगा, इसका आंसर होगा रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है। रंगपा के खेत में टिक मत लगा देना, नहीं तो आपको लगेगा कितना हैंडसम ऑप्शन दिया है, तो हैंडसम मत देखो ऑप्शन को, ठीक है। आंसर ठीक लगाओ सी नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, पापत्ती की उम्र क्या थी। क्वेश्चन है 34 नंबर, पापत्ती की उम्र क्या थी। तो देखिए 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पापत्ती की उम्र थी 12 वर्ष, ठीक है। बहुत लोग बता देते हैं 15 वर्ष, नहीं, पापत्ती की उम्र रियल में 12 वर्ष थी। आप लोग 12 वर्ष याद रखना। अगर 12 वर्ष के अलावा इधर उधर टिक लगाते हैं तो आपका आंसर मतलब कि गलती हो जाएगा, ठीक है। गलती मत करना, पापत्ती की उम्र एक्चुअली में 12 वर्ष ही थी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इसका पहला वाला का आंसर बताया ना, हाँ। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, सीता रुआंसू क्यों हो गई। आपके हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। हिंदी वर्णिका में 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर कहानी है। तो उसी चैप्टर में एक है जिसमें सीता के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सीता रुआंसू क्यों हो गई थी, देखिए सीता रुआंसू इसलिए हो गई थी ना, वो अपने बहुओं की कलह के कारण। सीता के जो लड़के थे और लड़के की जो बीवियाँ थी ना, जो सीता की बहू न लगेगी, तो सीता की जो बहुएँ थी उनकी कलह से बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। आजकल यही देखने को मिल रहा है, देहात में या फिर शहर में कहीं भी आप रहते हैं ना, तो मतलब कि आपके घर में कोई अगर रिश्तेदार आए हैं, मतलब रिश्तेदार का मतलब समझते हैं ना, किसी का शादी हुआ है और जिसको पतोहा बोलते हैं, भोजपुरी में बहुत लोग पतोहा बोलते हैं, देहाती लोग, ठीक है। तो हम लोग तो इसको बहू बोलते हैं। तो बहुएं जो होती है ना, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अपनी माँ मतलब क्या, अपने मतलब कि जो हस्बैंड है उनके माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। यानी कि अपने हस्बैंड के माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है बहुएं, जिसके चलते सीता रुआंसू हो गई थी। वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। ये जो आजकल का ज़माना ही ऐसा है, ये आजकल का ज़माना ही ऐसा है जो पल पोस कर बड़ा कर दे रहा है, अच्छा सा जॉब दिलवा दे रहा है और शादी हो जा रही है तो बीवी का सेवा करता है, माँ गई भाड़ में। यार लव यू माँ, लव यू माई डैड। यार आप माँ से और अपने पिता से प्यार करो, प्यार अपने बीवी से उतना ही करो जितना चल जाए। बीवी से प्यार करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नत करो, लेकिन उतना ही करो चल जाए, हद से ज़्यादा मत करो। हद से ज़्यादा प्यार करना है तो आप माता पिता से करो, जो किसी लायक भी नहीं रहोगे ना तो आपको 2 वक्त खाने की रोटी कहीं से ना कहीं से दिलवा देंगे, लेकिन बीवी नहीं दिलवाएगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। देखिए बहादुर ना अपने घर से इसलिए भाग गया था ना कि गुस्से में उसकी माँ ने उसको मार दी थी। तो जब माँ का डंडा पड़ा था बहादुर के ऊपर, तो बहादुर मतलब गुस्से से आकर मतलब कि भाग गया अपने घर से। ठीक है, यही तो कारण है कि आजकल के लड़के को अगर माँ मार देती है तो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। ठीक है, आप लोग भी भागते हो क्या। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथक। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है, विलनव क्या है। देखिए विलनव एक छोटा सा गांव है। ठीक है, विलनव एक छोटा सा गांव का नाम है, यानी कि एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव है। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो 40 का आंसर होगा आपका दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है, दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। आंसर होगा 40 का सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कविता। क्या है, यह एक प्रकार का कविता है, निबंध कहानी नहीं है, ना ही साक्षात्कार है, बल्कि यह कविता है जो शायद जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है, शायद हमको लगता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 42, विशेषण के भेद होते हैं। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के एक्चुअली में 4 ही भेद होते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कुंवर नारायण रचयिता हैं। तो एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक हैं, यही है कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या पाठ के ही लेखक है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यानी कि बाबू सोना, मैंने आपको 43 प्रश्न बताए, यानी कि 43 आपको क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और आप इसको अच्छे से रिवीजन करके याद कर लेना। ठीक है, जो भी बताएंगे आपको हंस खिलाकर बताएंगे प्रश्न, ताकि आपको टेंशन ना हो और ना ही डिप्रेशन में आप जा सको, बल्कि आप हंस खेल कर आप अच्छे से क्वेश्चन याद करो, क्योंकि ज़िंदगी हमको और बहुत लंबा जीना है। टेंशन मत लीजिएगा किसी भी चीज़ का, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो पाइए या फिर नहीं हो पाइए, बट आप टेंशन डिप्रेशन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ज़्यादा आता है कि सर हिंदी मस्त पढ़ाते हैं। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और नए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है।